आज का टॉपिक है वेव लेंथ। ठीक है, तो क्या होता है वेव लेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य क्या होता है। पीछे का सब लोग रिवीजन कर रहे हैं, अच्छे से याद कर रहे हैं सब लोग। रिवीजन नहीं करेंगे तो सब भूल जाएगा। ठीक है, आपका पढ़ा हुआ और मेरा पढ़ाया हुआ कोई काम नहीं आएगा, एग्जाम में कुछ काम नहीं आएगा। इसलिए आप लोग उसको नोट डाउन करके अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, चलिए, तुम्हारा तरंग दैर्घ्य क्या होता है। माध्यम के कण, ठीक है, माध्यम के कण एक कंपन करने में लगे समय में, ठीक है, माध्यम के कण के, ठीक है, माध्यम का जो कण है उसके एक कंपन करने में लगे समय में, ठीक है, मान लीजिए कोई माध्यम का कण है वह एक कंपन करने में जितना समय ले रहा है, ठीक है, उतनी ही समय में, ठीक है, ठीक है, उतनी ही समय में तरंग जितनी दूरी तय कर रहा है। ठीक, मान लीजिए किसी माध्यम का कण है, वह एक कंपन करने में जितना समय ले रहा है और उसी समय में तरंग जितनी दूरी क्या कर रहा है, तय कर रहा है, तरंग जितनी दूरी तय कर रहा है उसी को हम क्या कहेंगे, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, समझ आप लोगों को तरंग दैर्घ्य क्या होता है दोस्तों। किसी माध्यम का जो कण है, ठीक है, किसी माध्यम का जो कण है वह एक कंपन करने में, यानी कि एक कंपन, ठीक है, वन कंपन, ठीक, किसी माध्यम का जो कण है वो एक कंपन करने में जितना समय ले रहा है, ठीक है, उतने ही समय में तरंग जितनी दूरी तय कर रही है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, यानी कि वेव लेंथ कहते हैं। समझ आया। डिफिनेशन आप लोगों को याद हुआ कि नहीं। हम बार बार बताते हैं ताकि आप लोगों को डेफिनेशन यही क्लास में एक बार रिकॉल हो जाए, यानी कि याद हो जाए। ठीक है, जब बाद में आप लोग इसको रिवाइज करिए तो अच्छे से आप लोगों को समझ आ जाए। तो दो निकटतम संपीड़नों, ठीक है, क्या है, दो निकटतम संपीड़नों तथा विरलों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, दूरी जो है तरंग दैर्घ्य के बराबर होती है। ठीक, दो निकटतम संपीड़नों तथा विरलों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य के बराबर होती है। समझा आप लोगों को। अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर तरंग दैर्घ्य क्या होता है एवं विरलन क्या होता है। ठीक है, संपीड़न क्या होता है एवं विरलन क्या होता है। ठीक है, तो संपीड़न क्या होता है, वह माध्यम, ठीक है, वह माध्यम जिसमें कोई कण आपस में पास पास हो, ठीक, वह माध्यम जिसमें कोई कण आपस में पास पास हो उसे हम क्या कहेंगे, संपीड़न कहते हैं। क्या कहते हैं उसको दोस्तों, हम संपीड़न कहते हैं। ठीक, उसी प्रकार उसी के विपरीत जिस माध्यम में कोई कण दूर दूर हो, क्या हो, कोई कण जो है दूर दूर हो उसी को हम, उस माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं, विरलन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों, विरलन। तो समझ आप लोगों को संपीड़न क्या है, विरलन क्या है। ऐसा माध्यम जिसमें कण पास पास हो उसे हम क्या कहेंगे, संपीड़न कहेंगे, तथा ऐसा माध्यम जिसमें कण दूर दूर हो उसको हम क्या कहेंगे, विरलन कहेंगे। ठीक है, समझ आप लोगों को। और तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं, माध्यम के कण एक कंपन करने में जितना समय लेता है उतने ही समय में तरंग जितनी दूरी तय करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य यानी कि वेव लेंथ कहते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं अगली पॉइंट क्या है। इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। क्या है, इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्या, तरंग दैर्घ्य को हम लैम्डा से दिखाते हैं। अगर हमको तरंग दैर्घ्य लिखना है तो हम लैम्डा लिखकर उसको अच्छे से बता सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसे लैम्डा लिखकर हम उसको अच्छे से बता सकते हैं। ठीक, याद रखिए आप लोग। अब तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, तरंग द्वारा, क्या है, तरंग द्वारा एक सेकंड में, ठीक, तरंग द्वारा एक सेकंड में चली गई दूरी हमारी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। क्या कहती है दोस्तों, तरंग द्वारा एक सेकंड में चली गई दूरी हमारी क्या कहलाती है, वो चाल कहलाती है। जैसे आप लोग चाल केवल देख लीजिए तो उसमें क्या होता है, प्रति सेकंड में चली गई दूरी को हम लोग चाल कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से तरंग द्वारा एक सेकंड या प्रति सेकंड में चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, तरंग चाल कहते हैं। ठीक है, एक सेकंड में चली गई तरंग द्वारा दूरी को हम लोग तरंग चाल कहते हैं। यहां तक समझ आया आप लोगों को, किसी कोई दिक्कत, आगे चलें। अब हमारा तरंग चाल आवृत्ति एवं तरंग दैर्घ्य में संबंध क्या है, तरंग चाल, ठीक है, आवृत्ति एवं तरंग दैर्घ्य में संबंध। ठीक है, यानी कि तरंग चाल, तरंग और आवृत्ति एवं तरंग दैर्घ्य में संबंध क्या होते हैं उसको हम जानते हैं कि इन तीनों का संबंध क्या है, इन तीनों का आपस में रिलेशन क्या है, ये तीनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, इनका संबंध कैसा है उसी को हम जानेंगे। ठीक, तो क्या होता है,
यदि किसी कण की, ठीक है, यदि किसी की कण जी की आवृत्ति क्या है, स्मॉल n है। आप लोग पिछले पीछे देख चुके हैं कि आवृत्ति को हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक उसी प्रकार से उस कण का जो तरंग दैर्घ्य है, अभी आप लोगों को बताएं, उसको हम अगर लैम्डा से दिखाएं तो तरंग की चाल जो है उसको हम v ले लें। क्या ले लें? v। तो इनमें संबंध क्या है? ठीक है, तरंग चाल इक्वल टू क्या होता है? तरंग चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य। क्या होता है? आवृत्ति गुणे आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तरंग दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, क्या हो? तरंग चाल बराबर होता है हमारा आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य, यानी कि v बराबर क्या है? तरंग चाल हमारा v है, आवृत्ति क्या हमारा n है, ये हमारा क्या है? लैम्डा है। ठीक, तो हमारा क्या होगा? v इक्वल टू लैम्डा n। ठीक है, क्या होगा हमारा? v इक्वल टू लैम्डा n, जहाँ n इक्वल टू क्या है? जहाँ पर n इक्वल टू 1/t। समझ आप लोगों को ये कैसे आता है? n इक्वल टू 1/t। चलिए, क्या होता है? ये हमारा क्या है? आवृत्ति। क्या है हमारा? क्या है? आवृत्ति है। और टी हमारा क्या है? आवर्तकाल है। तो आप लोग यहाँ पे देख चुके थे कि आवृत्ति जो हमारी होती है वो आवर्तकाल का व्युत्क्रम के बराबर होती है। क्या होती है? हमारी जो आवृत्ति होती है वो अपने आवर्तकाल के व्युत्क्रम के बराबर होती है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, सॉरी, वहाँ बराबर नहीं, वहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो क्या है? व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि n इक्वल टू 1/t, मतलब आवृत्ति जो है हमारा आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप लोग यहाँ n की जगह पर 1/t भी रख सकते हैं अगर उसकी जरूरत हो न्यूमेरिकल लगाते समय। ठीक, समझ आया आप लोगों को? अब इस पर एक न्यूमेरिकल आप लोगों को लगवा दें कि जो हमारा फार्मूला है v इक्वल टू लैम्डा n। ठीक है, v इक्वल टू लैम्डा n है। इस पर एक आप लोगों को न्यूमेरिकल लगवा दें ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक, आगे चलें, किसी कोई दिक्कत? चलिए देखते हैं हम न्यूमेरिकल क्या हमारा। एक वस्तु क्या है? एक वस्तु प्रति सेकंड। ठीक है, समझ लीजिए आप लोग, एक वस्तु हमारा प्रति सेकंड क्या करता है? 55 कंपन करता है। ठीक है, कोई वस्तु हमारी है या फिर कोई कण है, कुछ भी आप ले लीजिए, हमारा कोई वस्तु है, कोई कण है। ठीक है, वो एक सेकंड में, प्रति सेकंड का मतलब होता है एक सेकंड। ठीक है, एक सेकंड में वो क्या करती है? 55 कंपन करती है, तथा ध्वनि का जो वेग है, ठीक है, जो ध्वनि का वेग है वो 330 मीटर प्रति सेकंड है। क्या है? तो 330 मीटर प्रति सेकंड है। तो क्या है हमारा? तरंग दैर्घ्य क्या होगी? ठीक है, उस वस्तु क्या है, उस कण का तरंग दैर्घ्य कितना होगा, ये हमको निकालना है। तो समझ रहे हैं आप लोग? समझ आ रहा आप लोग क्या क्या दिया है? हमारा मतलब कंपन दिया है, यानी कि हमारा जो है वो, एक सेकंड पेन चेंज कर लें, क्या हमारा कंपन दिया गया है, कंपन दिया गया है, यानी कि यन हमारा दिया गया, यानी इक्वल टू क्या होगा? 55। ठीक है, हमारा क्या है? 55 कंपन दिया गया है। और उसी प्रकार से तरंग ध्वनि का वेग जो दिया गया है, यानी कि v हमारा दिया गया है 300, क्या है? 330। ठीक है, एक सेकंड, क्या हमारा दिया गया है? 330 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, अब हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है दोस्तों लैम्डा का वैल्यू। ठीक है, हमको लैम्डा का वैल्यू निकालना है कि मतलब उसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा। ठीक, तो देखते हैं सूत्र क्या था, आप लोगों को याद है फार्मूला? v इक्वल टू लैम्डा n, मतलब कि वेग जो है वो तरंग दैर्घ्य एवं कंपनों की संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, तो हमारा क्या होगा? v हमारा क्या दिया गया है? v हमारा दिया गया 330। ठीक है, इक्वल टू लैम्डा हमको ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे लैम्डा ऐसे लिख देंगे। और n हमारा क्या दिया गया है? 55। ठीक, क्या दिया गया है? 55। तो हम लैम्डा बराबर निकालेंगे। ठीक है, लैम्डा को इधर ले जाएंगे। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे? लैम्डा यहीं छोड़ देंगे मान लीजिए। अब 55 को हम लोग क्या करेंगे? इधर लेके आएंगे। तो जानते हैं जब पक्षांतर किया जाता है तो अगर वो बराबर के इधर, ठीक है, बराबर के एक तरफ अगर वो गुणे में है तो दूसरी तरफ जब पक्षांतर किया जाएगा तो भाग के रूप में चला जाएगा। समझ आप लोगों को? वो डिवाइड के रूप में चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर वो गुणे में है तो भाग में जाएगा, अगर प्लस में है तो माइनस में जाएगा, माइनस में है तो
प्लस में जाएगा, और गुणे में है तो भाग में जाएगा, और भाग में है तो गुणे में जाएगा। पक्षांतर का ये नियम होता है, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, 330/55, ठीक है। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, कितने से डिवाइड होगा ये, 11 से, ठीक है। तो हमारा क्या है, ये 11 से डिविजिबल होगा, तो यानी कि यहाँ पर 3 टाइम्स जाएगा, ठीक है, और 0 लगा दिया जाएगा, और ठीक है हमारा क्या होगा, 5 हो जाएगा, ठीक। 11 पचे 55 होता है, और 11 तियाँ 33 होता है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिए, और फिर इसको डिवाइड कर दीजिए, तो क्या है हमारा ये 6 होगा, ठीक, ठीक है। 6 हमारा जो आएगा, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। समझ आप लोगों को, किसी कोई दिक्कत है न्यूमेरिकल समझने में या लगाने में? ऐसे आप लोग और भी एग्जाम्पल अपने बुक से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो फिर बताइएगा, ठीक है। तो आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट और ये फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक। अब आगे हमारा क्या टॉपिक है, तरंग दैर्घ्य, ठीक है, तरंग की ऊर्जा तथा आवृत्ति। क्या हमारा, तरंग की ऊर्जा तथा आवृत्ति, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ वेव, ठीक है। क्या हमारा, इंटेंसिटी ऑफ वेव क्या होता है, ये किसी स्थान पर, ठीक है, पेन चेंज कर लें, ठीक है। क्या है हमारा, किसी स्थान पर तरंग की ऊर्जा अथवा तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी आई, ठीक है, क्या है आई, कंपन के आयाम यानी कि ए, ठीक है, के वर्ग के समानुपाती होता है, ठीक है। किसी स्थान पर तरंग की ऊर्जा या तीव्रता कंपन के आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है, यानी कि क्या होता है, आई इक्वल टू हमारा क्या होता है, आई इक्वल टू नहीं, आई प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर, ठीक है। हमारा क्या होता है, आई प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर, यानी कि जो किसी तरंग की जो ऊर्जा या इंटेंसिटी है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, ठीक है। इसको एरेज करें, तब अगला देखें टॉपिक, ठीक। हमारा क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, ठीक है। हमारी क्या नेक्स्ट टॉपिक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिव वेव्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिव वेव्स क्या होती है हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंगे। मान लीजिए विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो होती हैं, इनके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये किसी भी माध्यम में जा सकती हैं, ठीक है, गमन कर सकती हैं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होता है, यदि किसी बिंदु पर, ठीक है, क्या है, यदि किसी बिंदु पर विद्युत या चुम्बकीय क्षेत्र का विक्षोभ उत्पन्न होता है। मान लीजिए कोई वस्तु है या फिर कोई बिंदु है, वहां पर क्या है हमारा, विद्युत चुम्बकीय या विद्युत क्षेत्र का, चुम्बकीय क्षेत्र का विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है, तो यह क्षेत्र तरंग के रूप में, ठीक है, यह क्षेत्र जो है तरंग के रूप में प्रकाश के वेग से संचरित होते हैं, ठीक है। क्या है, प्रकाश के वेग से संचरित होते हैं, यह विद्युत, ठीक है, यह तरंग हमारी क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग कहलाती है। समझ आप लोगों को, अगर किसी क्षेत्र में, ठीक है, अगर किसी क्षेत्र में क्या है, अगर चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र में कोई अगर विक्षोभ कोई उत्पन्न होता है, चुंबकीय विक्षोभ, ठीक है, तो उसमें जो तरंग क्षेत्र है उसमें प्रकाश वेग जो है संचरित होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं, ठीक है। इस तरंग में, ठीक है, इस तरंग में विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, ठीक है, इस तरंग में विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र तरंग संचरण की दिशा के लंबवत समान कला में सरल आवर्ती रूप से परिवर्तित होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत चुंबक, सीधी भाषा आप लोग जानिए कि हमारी जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वो लंबवत दिशा में गमन करती हैं, ठीक है। सीधी भाषा में यही है कि हमारी जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वो लंबवत दिशा में गमन करती हैं। अब समझ आप लोगों को, अब कुछ विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, कुछ विद्युत चुंबकीय तरंगे आगे दी गई हैं जो आप लोगों के सामने है, ठीक है। ये सब जो हमारी हैं, ये तो हमारी क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंगों के ही उदाहरण है, ठीक है। पहला हमारा कौन सा है, एक्स किरण, ठीक है, यानी कि एक्स वेव, ठीक है, एक्स रे, यानी कि एक्स वेव या एक्स रे आप कह सकते हैं, ठीक है। आप लोग एक्सरे समझ आ गया कि जो हॉस्पिटल में एक्सरे करवाया जाता है उसमें हमारा एक्स किरण ही यूज की जाती है, ठीक है। दूसरा हमारा कौन सा है, दूसरा हमारा है गामा किरण, ठीक है। क्या है हमारा, गामा किरण। गामा किरण का यूज क्या है, यह भी हमारा विद्युत चुम्बकीय तरंग का ही किरण की ही तरंग की ही उदाहरण है, ठीक है। तो गामा किरण का यूज क्या है, ये हमारा जैसे आप लोग किसी को कैंसर हो गया,
ठीक है, किसी को कैंसर हो गया तो उसके इलाज में हमारा गामा किरण का यूज किया जाता है। ठीक है, क्या है इसमें, इसको पहले इरेज करें। ठीक है, मान लीजिए किसी को अगर कैंसर हो गया, इसमें कैंसर उपचार में, ठीक है, कैंसर उपचार में ये हमारा क्या है, एक्सरे में, ठीक है, एक्स रे में यूज किया जाता है। ठीक, तीसरा हमारा क्या है, अवरक्त किरण। ठीक है, ये अवरक्त किरण भी जो हमारी वो है, क्या है, वो हमारी जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग की ही उदाहरण है। ठीक है, इसका यूज कहाँ किया जाता है, बताइए आप लोग, किसी को पता है इसका यूज? इसका यूज भी हमारे दैनिक जीवन में, जैसे हमारे स्किन पर ये भी प्रभाव डालती हैं। ठीक है, अवरक्त किरणें। ठीक, और चौथा हमारा कौन सा है, ठीक है, चौथा हमारा कौन सा है, चौथा हमारा है परावैगनिक किरणें। यह भी हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंग की ही उदाहरण है। तो हमारा क्या है, परावैगनिक किरणें, इसका यूज कहाँ पर है, ये हमारा क्या करती हैं, ये हमारे स्किन कैंसर को बढ़ावा देती हैं। क्या करती हैं हमारे ये हमारे त्वचा, ठीक है, त्वचा कैंसर को बढ़ावा देती हैं। ठीक है, क्या करती हैं, त्वचा कैंसर को बढ़ाती हैं। ठीक है, परावैगनिक किरणें कब निकलती हैं, जब हमारा क्षोभ मंडल में जो ओजोन परत है जब वो कमजोर पड़ जाती है, तो सूर्य से आने वाली परावैगनिक किरणें हमारे ऊपर आती हैं, और वही हमारे ऊपर जब आती हैं तो हमारे त्वचा के कैंसर का कारण बनती हैं। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को बताया जाता है कि जो हमारा ओजोन परत है वो क्षरण हो रहा है, उसके क्षरण होने से बचाइए, यानी कि थोड़ा आप लोग पॉल्यूशन को रिड्यूस करिए, यानी कि कम करिए। ठीक है, अगला हमारा कौन सा है, अगला हमारा रेडियो तरंग। ठीक है, रेडियो तरंग क्या करता है, जो आप लोग रेडियो फ्रिक्वेंसी देखते होंगे टेलीविजन में या फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी में, इसी तरंग का यूज किया जाता है। इसी तरंग के माध्यम से हमारी जो टेलीविजन चलता है या फिर रेडियो चलाया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा क्या है, और लास्ट लास्ट हमारा जो है वो माइक्रो तरंगे। माइक्रो तरंगों में भी हमारा जो है एआई का यूज किया जाता है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, समझ आप लोग यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत? अब हमारा क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण। आप लोग विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में जान लिए। ठीक है, और कौन कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं ये लोग आप सब जान चुके हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है कि एक्स किरण किस तरंग का उदाहरण है, विद्युत चुम्बकीय तरंग का, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक तरंग का, मान लीजिए जो भी हो, तो उसमें आप लोग याद रखिएगा कि हमारा एक्स किरण या फिर गामा किरण या फिर अवरक्त किरण, ठीक है, जो भी हो, ये किसके उदाहरण है। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन करके याद रखिएगा। ठीक, क्वेश्चन इसी तरह आएंगे, ये नहीं कि आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन सा क्या होता है, कौन कौन सी विद्युत चुम्बकीय किरण है। ठीक, ऐसे ही पूछा जाएगा आप लोगों से। तो अगला क्या हमारा, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण। अब विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण क्या है, क्वालिटीज क्या है इनकी, उसको भी हम देख लेते हैं। इनका क्या गुण है, क्या क्वालिटी इनमें रहती है, उसको देख लेते हैं। तो पहला हमारा क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे त्वरित आवेशों से उत्पन्न होती है। क्या होती हैं, त्वरित आवेशों से उत्पन्न होती हैं। जो हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं वो कैसे उत्पन्न होती हैं, वे त्वरित आवेशों से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, दूसरा, किसी कोई डाउट पूछिएगा। विद्युत चुम्बकीय तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ याद है ना आप लोगों को, अभी पीछे बताए थे कल वाली क्लास में शायद, कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होती हैं। ठीक है, तो अनुप्रस्थ तरंगे जो हमारी होती हैं वो केवल ठोस में गमन करती हैं। अगर जहाँ पर ठोस माध्यम है, अनुप्रस्थ तरंगे सिर्फ वहीं पर ही गमन कर सकती हैं। ठीक है, समझ आप लोगों को। और अनुदैर्घ्य तरंगे क्या है, वो ठोस, द्रव एवं गैस तीनों माध्यमों में गमन कर सकती हैं। ठीक है, और जो हमारा अनुदैर्घ्य है, अनुदैर्घ्य को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, अनुदैर्घ्य को हम क्या करते हैं, पी से। ठीक है, और अनुप्रस्थ को हम करते हैं यस से। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, P इज ग्रेटर देन यस, यानी कि P जो हमारा होता है, यानी कि जो अनुदैर्घ्य तरंग होती है वो अनुप्रस्थ तरंग से ज्यादा ही प्रभावशाली होती है। ठीक, ये तो हमारा बाहरी नॉलेज हो गया, कल आप लोगों को बता चुके हैं सब कुछ। ठीक, तो हमारा क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगों के समान होती हैं। ठीक है, अगला क्या है, समझ आ रहा आप लोगों को,
विद्युत चुम्बकीय तरंगों को संचरण करने के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या है, अगर विद्युत चुम्बकीय तरंगों को गमन करना है, संचरण करना है, तो उनके लिए ठोस, द्रव या गैस किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, समझ आया, वो किसी भी माध्यम में आसानी से गमन कर सकती हैं। ठीक है, समझ आया आप लोगों को। अगला हमारा पॉइंट लास्ट क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र। क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं। ठीक है, जो विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों में जो विद्युत क्षेत्र है एवं चुम्बकीय क्षेत्र है वो एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं। ठीक है, क्या है, लंबवत कंपन करते हैं तथा तरंग संचरण की दिशा इन दोनों के क्षेत्रों के लंबवत होती है, और जो संचरण की दिशा होती है तरंग के वो इन दोनों क्षेत्रों के लंबवत होती है। ठीक है, और एक्स आदि, यानी कि इससे इसके अलावा भी कई गुण है जो इंपॉर्टेंट यही थे। ठीक, आगे चले। तो दोस्तों हम आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सेशन अच्छे से समझ आया होगा। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एवं सब्सक्राइब करिए और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। ठीक है, तो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।